हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजेंट्स के बारे में। तो रीजेंट्स जो होते हैं एक ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक है? ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन और ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को लिखते हैं OMC। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म करेगी, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो क्या मैं लिख दूं, जब कभी भी कार्बन मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म हो, कार्बन मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल की बात बताता हूँ आप लोगों को मैं। एग्जांपल में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा RMgX। आप लोगों ने सुना होगा RMgX। RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम बहुत, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है। सेकंड हम बात करें तो सेकंड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका नाम है गिलमांस रीजेंट, R2CuLi। सेकंड जो रीजेंट है उसका नाम क्या है? गिलमांस रीजेंट, R2CuLi। थर्ड जो आता है एल्किल के R के साथ लिथियम अटैच हो जाए, और फोर्थ है तुम्हारा R2 कैडमियम। तो ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, दूसरा जिसका नाम है गिलमांस रीजेंट। ठीक है, ये एल्किल लिथियम और ये कैडमियम है, एल्किल कैडमियम। तो ये जो चार रीजेंट है वो आप लोग ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स में पढ़ने वाले हो। ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड की डेफिनेशन आप याद रखोगे कि जब कभी भी कार्बन मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म करे, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड। देखो, आर कोई क्या हो, एल्किल ग्रुप होगा या फिर कोई एरिल ग्रुप होगा। आर मैग्नीशियम के साथ डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है। यहाँ पर आर कॉपर के साथ डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है। आर लिथियम के साथ, लिथियम एक मेटल है, ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है। और फिर आर कैडमियम के साथ, वो भी कैसा है? एक ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है। क्लियर है? तो हम लोग आज की क्लास में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट रीजेंट है, क्योंकि हर साल चाहे जेई हो या फिर नीट हो, इसके बिना पेपर नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में। जैसे ग्रिग्नार्ड काम करेगा वैसे ही गिलमांस करेगा, वैसे ही एल्किल लिथियम करेगा, और वैसे क्या करेगा? कैडमियम करेगा। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट स्टार्ट करते हैं, जिसको मैं लिखता हूँ RMgX। नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है RMgX। ये रीजेंट की दुनिया का एकमात्र ऐसा रीजेंट है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है। क्यों? क्योंकि इसका एक तो यूज़ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे जो केमिकल्स हैं और जो मेडिसिन है इससे हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी चीज़ की काम नहीं है, बट हम लोग देखेंगे कि RMgX जो होता है, RMgX एक ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है, मतलब यहाँ कार्बन मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म कर रही होती है। तो बात ये आती है कि जो कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है, क्या वो 100% आयनिक है या 100% कोवेलेंट है? तो मैं आपको बता दूं कि जो आर और एम जी, कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है, ना तो 100% बेटा ये आयनिक है, ना तो 100% आयनिक है, और ना ही 100% कैसा है ये? कोवेलेंट। तो फिर कैसा है? इन दोनों के बिटवीन लाई कर रहा होता है। तो किसके? इन दोनों के बिटवीन लाई करता है। ठीक है, अब
RMGX की बात करूं तो R और मेटल के बीच में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है और आयनिक करेक्टर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो RMGX का हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऐसे लिखते हैं RMG और X। अब आपको पता होगा मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और R की मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा होगा, इस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव, और मैग्नीशियम पर क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव। R क्या क्या हो सकता है इधर, तो R बेटा हो सकता है तुम्हारा कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, या फिर एरिल ग्रुप हो सकता है, या फिर विनाइल ग्रुप हो सकता है। एल्किल ग्रुप हो सकता है, एरिल ग्रुप हो सकता है, या फिर विनाइल ग्रुप हो सकता है। इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है तुम्हारा, मेटल्स है, और एक्स क्या होता है, हेलोजन होता है। तो RMGX का जो रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, R पर पार्शियली नेगेटिव आता है और मैग्नीशियम पर पार्शियली पॉजिटिव आता है। क्लियर है। अब हम इस ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड की रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और कौन से ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड की यदि मैं बात करता हूँ तो रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा EN के। अब बात ये आती है कि डेल्टा EN है क्या। तो कोई भी ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होगी वो किस पे डिपेंड कर रही होगी, डेल्टा EN। और डेल्टा EN क्या है, कार्बन और मेटल के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसी को हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा EN। जिस ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड में कार्बन और मेटल के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिनमें कार्बन मेटल के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। तो डिफरेंस किसके बीच में देखना है, बिटवीन कार्बन और मेटल। जैसे कुछ मैं रिजेंट लिखता हूँ और आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ लिखता हूँ R लिथियम, R मैग्नीशियम, R2CuLi और R2 कैडमियम। देखो अब R मतलब कार्बन है ना, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 के आसपास होती है। बात आती है लिथियम, तो लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अप्रोक्स आती है कितना, 1.1 के आसपास आती है। यहाँ पर आती है R की कितनी है 2.5, यहाँ पर आती है अप्रोक्स 1.3। ठीक है, और R कार्बन की कितनी होती है 2.5, यहाँ पर आती है 2, और उसके बाद कार्बन की 2.5 और कैडमियम की 2.2। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ जो डेल्टा EN डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर भी डेल्टा EN थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है कम। तो देखो डेल्टा EN डिफरेंस कम होता जा रहा है, जैसे जैसे डेल्टा EN डिफरेंस कम होता जाएगा रिएक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैं रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर ये होगा, और उसके बाद ये होगा। तो एल्किल लिथियम जो होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और मेटल के बीच की जो डेल्टा EN डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जब कभी भी डेल्टा EN डिफरेंस ज़्यादा होगा उसके अंदर थोड़ा सा आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, और आयनिक करेक्टर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ध्यान रखना, तो ऑर्डर ये ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई तुम लोगों को, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो इस चीज़ को। अब देखो बात ये आता है कि जो RMGX है, देखो R लिथियम और RMGX ये तो होते हैं, R लिथियम और RMGX ये आते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में, और R2 कॉपर और R2 कैडमियम ये आते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूं कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल कैसे आइडेंटिफाई करोगे और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जब कभी भी R पर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड या चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब निगेटिव चार्ज R पर जितना ज़्यादा होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा या हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। कैसा होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। यदि R निगेटिव, जो R पर जो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उस केस में कैसा होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब जब चार्ज ज़्यादा हार्ड न्यूक्लियोफाइल, जब चार्ज कम कैसा होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल।
आपको पता है ना, देखो आर और लिथियम के बीच में डेल्टा ई एन डिफरेंस ज़्यादा है। डेल्टा ई एन डिफरेंस ज़्यादा है मतलब आर पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, आर पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जब भी चार्ज पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, चार्ज कम होगा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरा कंसेप्ट ऐसे भी देख सकते हैं कि जो लिथियम है ना, लिथियम, मैग्नीशियम, कॉपर और कैडमियम, तो लिथियम का साइज छोटा होता है। लिथियम का साइज छोटा तो लिथियम कैसे नेचर की होगी, हार्ड नेचर। तो यहाँ से जो आर नेगेटिव जनरेट हो रहा होगा वो भी कैसा होगा, हार्ड नेचर का होगा। वैसी बात करें मैग्नीशियम का थोड़ा सा साइज और बड़ा है, थोड़ा सा साइज बड़ा है तो थोड़ा सा हार्ड नेचर कम होगा, बट हार्ड नेचर का है। यहाँ पर भी कैसा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। बात करें कॉपर और कैडमियम, ये कैसी है मेटल, सॉफ्ट मेटल है। तो यहाँ क्योंकि साइज बड़ा है और साइज बड़ा है, सॉफ्ट नेचर की है, तो जो आर नेगेटिव जनरेट हो रहा होगा वो भी कैसा होगा, आर नेगेटिव, वो भी कैसा होगा बेटा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक सब क्लियर होगा। एक बार इसको नोट कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, जैसे कि जैसे मैं लिखता हूँ आर और एक्स, इसके आगे मैग्नीशियम लिख देता हूँ। तो आपको क्या करना है, मैग्नीशियम को इसके अंदर इंसर्ट करा देना है। तो क्या बन जाएगा, आर एम जी एक्स बन जाएगा। क्लियर है? अब ये आर एम जी एक्स कौन कौन हो सकते हैं, आर ग्रुप कौन कौन हो सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ। आर ग्रुप यदि सी एच थ्री, आर ग्रुप सी एच थ्री हो जाएगा तो उस केस में क्या आ जाएगा, सी एच थ्री एम जी, और यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ तो सी एच थ्री एम जी सी एल हो सकता है। या फिर क्या होता है, फिनाइल ग्रुप लगा दूंगा तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, फिनाइल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम जी, और यहाँ पर सी एल आ जाएगा। ऐसे ही और क्या हो सकता है, विनाइलिक मैंने बोला था तो क्या आ सकता है, एम जी और सी एल हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने बताए हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट के हो सकते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप देख एक दे दिया मैंने, एरिल ग्रुप दे दिया और बिनाइलिक ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, एरिल ग्रुप भी हो सकता है और बिनाइलिक ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ। तो जो आर एम जी एक्स होता है ना, आर एम जी एक्स, तो 2 मोल ऑफ आर एम जी एक्स इक्विलिब्रियम में रहते हैं और क्या जनरेट कर रहे होते हैं, आर टू एम जी, आर टू एम जी और एम जी एक्स टू। और यहाँ से ये क्या जनरेट करता है, आर निगेटिव। क्या जनरेट करता है बेटा, आर निगेटिव। और आर निगेटिव किस किस की तरह काम कर सकता है, ये देखो जब भी आर निगेटिव होगा तो आर निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। कैन behave both, like base and nucleophile। तो आर निगेटिव किस किस की तरह काम कर सकता है, बेस की तरह भी बेटा काम कर सकता है, और दूसरा बेस की तरह भी काम कर सकता है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। तो ध्यान रखना, आर निगेटिव बेस की तरह भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बात यह आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब ये बेस की तरह काम करेगा और कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना। तो मैं बताऊं तुमको, थोड़ा सा ऑर्डर बताता हूँ। आर निगेटिव जैसे मैं लिखता हूँ सी एच थ्री निगेटिव, एन एच टू निगेटिव, ओ एच निगेटिव और एफ निगेटिव। अब देखो बेसिसिटी पता है ना तुम लोगों को, इन पीरियड में जो कंसेप्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या बढ़ रहा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो सबसे कम स्टेबलाइज इस CH3 पर होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज इस फ्लोरीन पर होगा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, CH3 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर NH2 का, फिर OH नेगेटिव का। अप्रॉक्स में पीके वैल्यू की बात करूँ, CH4 की पीके वैल्यू की बात करूँ तो अप्रॉक्स इसका पीके वैल्यू कितना होता है, 50 के आसपास होता है। कितना होता है इसका, 50 के आसपास। CH4 एक वीक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस बहुत स्ट्रांग होता है, पता है ना। तो आर निगेटिव बेस की तरह भी काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। अब बात यह थी कि कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कब बेस की तरह काम करेगा। तो जब जब सामने वाले के पास, सामने वाला कौन, जो हमारा कंपाउंड है, कि जब जब कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, जब जब कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा तब तब क्या होगी,
तब क्या होगी बेटा, एज ए आर निगेटिव किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, और रिएक्शन मैकेनिज्म होगी एसिड बेस रिएक्शन। तो आर निगेटिव सबसे पहले हम देखेंगे क्या बेस की तरह तो नहीं काम कर रहा है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन कैसी होती हैं, फास्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है, एक बार इसको आप नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे हम, कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ MOP। प्रिपरेशन की बात करें तो इसको लैब में कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो लैब में सिंथेसाइज के लिए बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है, एल्किल हैलाइड ले लेना है। मैं एल्किल हैलाइड ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, एरिल और बिनाइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर, तो क्या होता है, आर और एक्स के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है और क्या बनता है, RMgX। कंडीशन ये है बेटा, कंडीशन क्या है, RX का भी 1 मोल लेंगे तो मैग्नीशियम का भी कितना लेंगे, 1 मोल लेंगे। तो रेशियो 1:1 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि RX का 1 मोल लेंगे तो मैग्नीशियम का भी कितना लेंगे, 1 मोल लेंगे। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बन जाता है, RMgX। क्लियर है। अब बात यह आती है कि हम ड्राई ईथर ही क्यों ले रहे हैं, ड्राई ईथर की जगह हम मॉइस्चर ईथर ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो RX है, मैग्नीशियम इंसर्ट होगा, RMgX बनेगा। आपको पता है R पर पार्शियली निगेटिव और मैग्नीशियम पर R पॉजिटिव होता है। R निगेटिव जब ड्राई ईथर की जगह यदि मॉइस्चर ईथर लेंगे तो R निगेटिव क्या करेगा, मॉइस्चर मतलब वाटर, R निगेटिव वहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या बना देगा, RH बना देगा, और ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं, मॉइस्चर ईथर हम नहीं ले सकते। तो जब भी हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे हम इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ड्राई ईथर का यूज़ बता देता हूँ आप लोगों को, शायद पूछ सकता है कभी भी। तो ड्राई ईथर का थोड़ा सा यूज़ बताता हूँ आप लोगों को, तो ड्राई ईथर हम क्यों ले रहे हैं। तो ड्राई ईथर के यहाँ पर 2 रोल हैं, कौन कौन से, एक तो है प्री रोल, अब ये क्या है, रिएक्शन से पहले। प्री रोल क्या है, ये जो तुम्हारा मैग्नीशियम होता है ना बेटा, मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन नहीं है उससे पहले यदि आप ड्राई ईथर नहीं लोगे तो क्या करेगा, मैग्नीशियम O2 से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब आग पकड़ लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीज क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो फर्स्ट रोल क्या है, प्री रोल है कि ड्राई ईथर क्या करता है, मैग्नीशियम के चारों तरफ एक लेयर बना देता है, किसकी, ड्राई ईथर की। तो यदि लेयर बना देगा तो क्या होगा, इससे ये रिएक्शन आगे परफॉर्म नहीं हो पाएगी, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो ड्राई ईथर का प्री रोल है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के चारों तरफ एक ड्राई ईथर की लेयर बना देगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ड्राई ईथर का एक रोल ये ध्यान रखना है। दूसरा है पोस्ट रोल, जब ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है और तुम्हारा ग्रिग्नार्ड बन जाता है। तो प्री रोल की बात कर ली, नेक्स्ट है तुम्हारा पोस्ट रोल। पोस्ट रोल क्या है, देखो पोस्ट रोल क्या है, ये जो RMgX होता है हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव। तो पोस्ट रोल क्या है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा RMgX है इसके साथ ये सॉल्वेशन करता है। क्या करता है, सॉल्वेशन। R पर नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है। तुम्हारा ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर में एक इधर बनाता हूँ, एक ईथर इधर बनाता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर। तो क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्शन करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन होता है इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट। ठीक है, ये RMgX हाईली रिएक्टिव था। ड्राई ईथर क्या करेगी, इस मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज को कम करना चाहेगी। यदि पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो ये कैसी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो RMgX को क्या करता है, ये सॉल्वेशन की वजह से क्या हो जाता है, ये
स्टेबल, मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ड्राई ईथर के दो रोल हैं, एक प्री रोल एक पोस्ट रोल। प्री रोल में क्या होगा, प्री रोल में मैग्नीशियम के चारों तरफ क्लियर बना लेगा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। पोस्ट रोल में क्या होगा, ये आरएमजीएक्स को स्टेबल करता है, हाईली रिएक्टिव है, स्टेबल करेगा, जिससे क्या होगा, रिएक्शन परफॉर्म प्रॉपर अच्छी तरीके से हो सकेगी। ठीक है, यदि ड्राई ईथर नहीं लेते तो और भी क्या हो सकता था, यदि ड्राई ईथर बेटा हम नहीं लेते थे ना, तो क्या हो जाता कि जो आरएमजीएक्स है ना, ड्राई ईथर लेते नहीं इस केस में, हम लोग ड्राई ईथर यदि नहीं लें उस केस में क्या होगा, ये आरएमजीएक्स एनवायरनमेंट में O2 प्रेजेंट हो सकती है, एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट हो सकती है, O2, उसकी हेल्प से क्या बना सकता है, पर एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, पर एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर CO2 से रिएक्शन करके क्या बना सकता है, एसिड बना सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो हम लेंगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में मैग्नीशियम का इंसर्शन करा देंगे, आरएमजीएक्स बन जाएगा। बात करते हैं ड्राई ईथर क्यों लिया है, तो इसके दो रोल हैं, एक प्री रोल एक दूसरा पोस्ट रोल। प्री रोल में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। पोस्ट रोल में क्या करता है, ये सॉल्वेशन करता है ग्रिग्नार्ड से, जिससे स्टेबल हो जाता है। यदि हम ड्राई ईथर ना लेते तो और क्या हो सकता था, आरएमजीएक्स O2 से रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है, जिससे पर एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, या दूसरा आरएमजीएक्स CO2 से रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन कर सकता था। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिएक्शन हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये रिएक्शन होती होगी। ठीक है, तो इसकी दो मैकेनिज्म, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरी आयनिक मैकेनिज्म है। डिटेल में दोनों में बात करूंगा। ठीक है, तो पहले आप इस नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो हम लोग बात करेंगे अभी मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म फर्स्ट बात कर रहे हैं हम फ्री रेडिकल। फर्स्ट है कौन सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको पता ही है, हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये ले लिया एल्किल हैलाइड, और मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन ड्राई ईथर। मैग्नीशियम मैंने इधर ले लिया है, आपको पता है मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। बट देखो मैग्नीशियम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, आर और एक्स में, आर मतलब कार्बन होगा और एक्स कोई हेलोजन होगा, और आर और एक्स में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक्स की। तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पर आएगा पार्सली नेगेटिव, और आर पर क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव। और ये क्या करेगा, अब ये लीव होना चाहेगा एक्स नेगेटिव क्योंकि लीविंग ग्रुप है, तो क्या करेगा एम जी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा इधर से। तो क्या बन रहा होगा, ध्यान से देखना, तो क्या बनेगा, तो ये हमारा यहाँ बन के तैयार होगा, आर रेडिकल बनेगा। दूसरा इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, आर रेडिकल बनेगा। दूसरा बेटा ये देखो एम जी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एम जी और एक्स, और यहाँ पर एक रेडिकल बनेगा। क्लियर है, यही स्टेप हमारा क्या है, आर डी एस है। क्या है, यही हमारा आर डी एस है, और यही स्टेप क्या है हमारा, आर डी एस है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा आर रेडिकल है एम रेडिकल एक्स के साथ क्या बना लेगा, आर एम जी एक्स। ठीक है, ये हम बात कर ली रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरी हम लोग बात करते हैं आयनिक मैकेनिज्म। तो जो बी मैकेनिज्म है उसकी बात करूं तो दूसरी है आयनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, रेडिकल। क्या है ये, रेडिकल। जब भी रेडिकल फॉर्मेशन होगा रेडिकल मैकेनिज्म, जब आयंस का फॉर्मेशन होगा कैटायन या फिर एनायंस, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आयनिक मैकेनिज्म। तो आयनिक मैकेनिज्म की बात करूं मैं इधर, तो जैसे मैंने इसके लिए लिखा है
वैसे इधर लिखता हूँ, मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आर और एक्स। इन ड्राई ईथर क्या होगा, आर और एक्स में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्या मैं बोलूँ एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पर पार्सली नेगेटिव, इस पर पार्सली पॉजिटिव। देखो इसमें क्या किया था, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना, देखो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आर रेडिकल और एम जी रेडिकल एक्स बना। अब आर रेडिकल एम जी रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे, आर एम जी एक्स। आयनिक में क्या करता है, मैग्नीशियम एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, तो जब भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या बन रहा होगा, अब तो समझ आ गया होगा ना आप लोगों को, तो क्या बनेगा इधर आर निगेटिव, क्या बनेगा आर निगेटिव, और इधर क्या बनेगा एक्स निगेटिव। मैग्नीशियम पर क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद मैग्नीशियम +2 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं ना, तो बीच में क्या आ जाएगा मैग्नीशियम +2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं आर एम जी एक्स। ये भी कहाँ हो रहा होगा, इन ड्राई ईथर। तो आर एम जी एक्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया, एक होती है फ्री रेडिकल, दूसरी होती है आयनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल में जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं रेडिकल, और जो आयनिक में होता है जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इसको बोलते हैं कार्बेनाइन। क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन। क्लियर है, तो रेडिकल भी फॉर्मेशन हो सकता है और कार्बेनाइन हो सकता है। क्लियर है, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक चीज और देखते हैं, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, किस में, इधर। यदि मैं आर एक्स की जगह आई ले लूँ, आर की एक्स की जगह बी आर ले लूँ, और एक्स की जगह सी एल ले लूँ, और एक्स की जगह यहाँ पर फ्लोरीन ले लूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मैंने आर को फिक्स कर दिया है और हेलोजन को चेंज कर रहा हूँ। आपको पता है ना, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ रहा होता है, साइज बढ़ेगा तो आर और एक्स के बीच का बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रहा होगा ना। तो देखो आर और आई के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, आसान होगा, समझ रहे हो, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की, कि आर एम जी एक्स में कौन से सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट्स में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, ड्राई ईथर यूज कर सकते हैं, जिसका हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं आर ओ आर, या फिर ऐसे भी लिखा आ सकता है, और या ये भी होगा टी एच एफ। टी एच एफ क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। तो ये कुछ रीजेंट, ये कुछ सॉल्वेंट है जो हम आर ग्रिग्नार्ड में यूज़ करते हैं। बात यह आती है कि यही सॉल्वेंट क्यों लेते हैं और कोई सॉल्वेंट क्यों नहीं ले सकते, तो आर एम जी एक्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना तो ड्राई ना तो ईथर के साथ रिएक्ट करता है। और एक और यूज़ कर सकते हैं टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन, ये भी आर एम जी एक्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और दूसरी चीज़ जो आर एम जी एक्स होता है ना, उनकी सॉल्युबिलिटी इनमें बहुत अच्छे से होती है, तो जितना अच्छे से डिजॉल्व होगा उतना अच्छे से रिएक्शन कर सकता है। तो आर एम जी एक्स को हम लोग किस किस में ले सकते हैं, एक बार और बोलो, ड्राई ईथर, आर ओ आर, ये लिख सकते हैं टी एच एफ या टर्सरी अमीन, ये आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ आर एम जी एक्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है इनमें बहुत अच्छे से होती है, ठीक है, क्लियर है आप लोगों ने। तो हम लोग अब बात करेंगे, जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ CH3Cl और यहाँ पर लिख देता हूँ मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर, रेशियो कितना है 1:1। तो आप लोगों को क्या करेंगे इसमें, क्या मैग्नीशियम का इंसर्शन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा CH3MgCl। तो सपोज करो मैं ये दे दूँ तो Cl, आप लोगों को क्या करना है, इसके बीच में क्या इंसर्ट कर दोगे, मैग्नीशियम को, तो इसके बीच में किसको इंसर्ट कर दोगे, मैग्नीशियम को। यदि सपोज करो ये दे दूं तो
तब भी क्या करोगे, इसके बीच में किसका इंसर्शन कर दोगे, मैग्नीशियम का, ठीक है ना। या फिर मैं ये दे दूं तो तब भी आप लोगों को क्या करना है, सी और बी आर के बीच में मैग्नीशियम का इंसर्शन कर सकते, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। सपोज करो मैं ये दे दूँ, आप लोगों को आंसर निकालना है, नेक्स्ट क्लास में चेक करूँगा। दूसरा, तो ये कुछ क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड में। मैंने बोला था कि ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म करे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद उसकी मैकेनिज्म की बात की, और कैसे कैसे ग्रिग्नार्ड हम बना सकते हैं उसकी बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब देखो RMgx में R निगेटिव आयन का जनरेशन हो रहा था, तो मैं बोल रहा था कि R निगेटिव दोनों की तरह काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो मैंने बताया था कि R निगेटिव बेस की तरह कब काम करेगा, जब सामने वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो जब जब हमारे कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा तब तब कैसी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। R निगेटिव बेस की तरह काम करेगा। क्लियर है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, और कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन कब होगी, मतलब जब RMgx में जो R पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किसकी तरह काम करे, एक्ट एज बेस, ठीक है। तो मैं एक RMgx लिख लेता हूँ अपनी मर्जी से, जैसे मैं लिखता हूँ इधर CH3MgCl। जब कभी भी हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड हो, किस में, इन ड्राई ईथर, RMgx, देखो R की जगह CH3MgCl, कैसे ब्रेक डाउन करोगे इसका, इस पर पार्शियली पॉजिटिव आता है और इस पर पार्शियली नेगेटिव आता है। तो जब जब हाई एन एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इस पर पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। मतलब इस केस में जब भी हाइड्रोजन हाई एन एटम से अटैच्ड होगा, जैसे हो सकता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनसे जब भी अटैच होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तब क्या करेगा, CH3 नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा और किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। तो CH3 नेगेटिव किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, यहाँ पर बेस की तरह, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। तो क्या करेगा, CH3 नेगेटिव यहाँ से क्या निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो क्या बनाएगा, CH4, क्या बनाएगा, CH4। देन क्या बनेगा, अब देखो मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ Cl आ जाएगा, और यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ इधर, आप लोग बताना कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। देखो बेटा, यदि मैं यहाँ पर ले लूँ HOH, और रिएक्शन किसी के साथ करा रहे हैं, CH3MgBr के साथ, तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कैसा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और ऑक्सीजन कैसा है, हाई EN एटम है। कैसा हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से भी क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर भी CH4 बनेगा। और देखो अब इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव आ रहा होगा, इस पर पॉजिटिव, तो क्या बनेगा इधर, Mg
Cl और OH, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर दो तो क्या लिखेंगे इसको, MgOHCl। ठीक है, HOH ले लूं या फिर यहां पर देखो, यदि मैं यहां ले लूं एसिड, क्या लूं, एसिड। कुछ बच्चे लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे, देखो एसिड, देखो एसिड, तो इस केस में भी देखो हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से, कैसा होगा, एसिडिक। तो अभी भी क्या करेगा ये CH3 नेगेटिव, यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ से क्या बनाएगा, CH4, और उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट आप लोग लिख सकते हो। क्लियर है। अब एसिड ले लूँ उसके साथ, या फिर NH2 ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा, NH2, जैसे कि RNH2। क्या देखो यहाँ पर भी कि जो हाइड्रोजन है हाई एन एटम मतलब नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो इस केस में भी CH नेगेटिव बेस की तरह काम करेगा, और यहाँ से भी क्या बनेगा, CH4, और इसका बाई प्रोडक्ट बना देना। यदि ये ले लूँ, ये तो 1 डिग्री अमीन था, कितना था, 1 डिग्री। यदि मैं 2 डिग्री ले लूँ, NHR 2 डिग्री अमीन ले लूँ, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी देखो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है क्या, तो मैथिन बन रहा होगा और इसका बाई प्रोडक्ट बन रहा होगा। क्लियर है। एक और रिएक्शन लिखता हूँ, यदि टर्सरी अमीन ले लूँ, RNR और इधर भी R, इस केस में देखो इसके पास क्या हाइड्रोजन है, यदि हाइड्रोजन ही नहीं है तो नो रिएक्शन। और ध्यान से समझना, जब मैं सॉल्वेंट पढ़ा रहा था तो उस केस में बोल रहा था कि मैं एज ए सॉल्वेंट टर्सरी अमीन भी ले सकता हूँ। देखो क्यों, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने कुछ रिएक्शन देखी हैं, फर्दर हम और कुछ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। हम लोग एसिड बेस रिएक्शन में ही पढ़ने वाले हैं। तो जैसे रिजेंट में लिखता हूँ इधर, जनरल इसको मैं RMgHc लिखता हूँ। अभी R कुछ भी हो सकता है, पता है ना तुमको, Mg पर प्लस होगा और R पर क्या होगा, निगेटिव होगा। कुछ और कंपाउंड लिखता हूँ, जैसे सपोज करो ये लिख के आ जाए एल्काइन, C++C, इधर R और इधर H। टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं बहुत एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है बेटा, बहुत एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है क्यों, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स कितनी होती है, 3.25, हाई एन एटम है। लिख दूं क्या, लिख देता हूं। देखो ये कैसा है, कार्बन sp है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.25, हाईली एसिडिक है। तो क्या करेगा, H यहाँ से R नेगेटिव H को निकालेगा, क्या बना देगा, RH, और इसके साथ आप लोग बाई प्रोडक्ट लिख सकते हो, बॉन्ड का शिफ्ट इधर होगा, इधर नेगेटिव आएगा, तो क्या बनेगा, Mg पॉजिटिव Cl और X है इधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। तो क्या बनेगा इधर, मैग्नीशियम पॉजिटिव X है, और इसके साथ बाई प्रोडक्ट लगा दो तो C नेगेटिव C++ Cr लग जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर और किसी के साथ भी करके दिखाओ, तो मैं लिख देता हूँ। यदि ये हो, कुछ लोगों को तो चमकेगा भी नहीं इसके अंदर। देखो अब बात यह थी कि इसके साथ क्या होगा, तो ध्यान से देखना, इसके पास ये 2 हाइड्रोजन है। यदि यहाँ से R नेगेटिव एक हाइड्रोजन निकाल ले, यदि R नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले तो क्या होगा, यदि बेटा यहाँ से ये हाइड्रोजन ये निकाल लेता है, इस केस में क्या बन रहा होगा ये। दूसरा, यदि मैं ले लूँ इधर CH3NO2, इस केस में भी हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक होगा, और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से भी ये हाइड्रोजन निकालेगा, तो क्या बनाएगा इधर, तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, RH और इसका बाई प्रोडक्ट। ऐसे ही यहाँ पर भी RH और इसका बाई प्रोडक्ट। आप लोग बना लोगे बाई प्रोडक्ट तो नहीं ना। तो ये कुछ रिएक्शन हम लोगों ने देखी हुई हैं। एक और लिख लो, जब कभी भी एक्टिव मिथाइल हो, एक्टिव मिथाइल मतलब 2 कार्बोनिल के बीच में CH2 अटैच्ड हो, 2 कार्बोनिल के बीच में CH2 अटैच्ड हो, तो वो भी हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एसिडिक। देखो
दो CO के बीच में CH2 अटैच्ड है, तो ये भी कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन। R नेगेटिव यहाँ से भी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, क्या बना लेगा, इधर RH बनाएगा और इसका इधर बाई प्रोडक्ट बना लेगा। तो हम लोगों ने अभी तक बात किया है एसिड बेस रिएक्शन के बारे में। एसिड बेस रिएक्शन में R नेगेटिव ये बेस की तरह काम कर रहा होता है और सामने के वाले के पास क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब कभी भी सामने वाले के पास, यदि हमारे कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तब R नेगेटिव किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। क्लियर है ना? तो आप लोग ये रिएक्शन लिख लो। हमने एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। मतलब हम लोगों ने R नेगेटिव कब कब बेस की तरह काम करेगा ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। यदि सामने वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन हो जाए, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जाए, एसिड के साथ रिएक्शन हो जाए, यदि ऐसा कंपाउंड है जो वहाँ से हाइड्रोजन निकालने के बाद एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, तो वहाँ से भी एक्टिव मेथाइल हो, उस केस में भी यदि CH3 से अटैच NO2 हो, उस केस में भी कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। इनके बाई प्रोडक्ट आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे जब R नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो सेकंड रिएक्शन है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड डाल लेना मैकेनिज्म, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब होगी, जब RMGX में R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो लिख लो, जब RMGX में जो R नेगेटिव होगा किसकी तरह काम करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तब क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब इंश्योर करना चाहिए कि सामने वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड के साथ, जैसे मैं लिख देता हूँ HCHO, इसके साथ इसकी रिएक्शन CH3MgCl के साथ देखता हूँ तो क्या होगा। जब मैं इसके साथ देखता हूँ तो ध्यान से देखना, कार्बन और ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में अटैच्ड है। फर्स्ट टैग किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल, देन किसका टैग होता है, इलेक्ट्रोफाइल। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में किस पर, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव है, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव है। CH3Mg में CH3 पर नेगेटिव है और मैग्नीशियम पर क्या है, पॉजिटिव है। इन किस में होगी, ड्राई ईथर। यदि नहीं लिखता हूं तब भी कंसीडर करना है कि रिएक्शन किस में हो रही है, ड्राई ईथर में हो रही है। तो क्या होगा, देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो इस केस में देखो सामने वाले के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, किसकी तरह काम करेगा, CH3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, यदि ये न्यूक्लियोफाइल तो किसकी तरह काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और क्या बनेगा, RC HCO पर नेगेटिव, इधर H और इधर क्या आएगा, CH3। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा होता है। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, इसका हाइब्रिडेशन पता है ना, sp3। टेट्राहेड्रल है और कैसा होता है, ये स्टेबल होता है। कैसा होता है, ये स्टेबल होता है। देन अब देखो मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CH3 नेगेटिव अटैक करने के बाद ये जो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज Cl यहाँ पर लग जाएगा, वो किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, तो यहाँ तक बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब H3O पॉजिटिव क्या जनरेट करेगा यहाँ से, H+। तो ये इसके साथ आ जाएगा और क्या बनेगा, देखो ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या बनेगा, C, इधर H, इधर H, इधर CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। क्लियर है। और बाई प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम Cl
OH, ठीक है। तो आप लोग रिएक्शन कर सकते हो। दूसरा, यदि मैं ये दे दूं, आप लोग कर पाओगे। सेम रिएक्शन है, RCHO, क्या करना है, ये RMGX के साथ A बताना है क्या बनेगा। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस, क्या प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड रिएक्शन आपको बताना है, कीटोन के साथ रिएक्शन। यहाँ पर A क्या बनेगा, फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो B क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग एंड करते हैं इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एसिनी रिएक्शन। एसिनी रिएक्शन कौन सो करते हैं, एसिड और एसिड डेरिवेटिव करते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ग्रिग्नार्ड को। थैंक यू।